प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष मेरे संग की औरतें पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ। मेरे संग की औरतें पाठ आत्मकथात्मक निबंध है, जिसे संस्मरणात्मक गद्य की श्रेणी में रखा जाता है। आत्मकथा का मतलब होता है अपने बारे में कही गई कथा, कहानी, अपने बारे में कही गई जीवन की घटना। जब कोई लेखक या लेखिका अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से को, एक महत्वपूर्ण घटना को एक लेख का रूप देता है, तो उसे आत्मकथा कहा जाता है। सुप्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग ने अपने तथा अपने परिवारजनों के साथ बिताए गए प्रेरक प्रसंगों का इस पाठ में वर्णन किया है। तो पाठ का अधिकांशतः हिस्सा पढ़ाया जा चुका है। बचे हुए भाग को लेकर आज मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। इसके पहले आपने यह देखा कि लेखिका की जो नानी थी वो स्वतंत्रता प्रिय थी, आज़ादी के जुनून से ओतप्रोत थी, और उनकी शादी हो गई विलायती अंग्रेज अफसर से, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बैरिस्ट्री पढ़कर आए थे और विलायती रहन सहन वाले थे। पति की जीवन शैली का कभी नानी ने विरोध नहीं किया, और लेकिन पति से कहा कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा जी को बुलाया जाए। उन्हें बुलाया गया और उनसे नानी ने कहा कि इनकी मां की शादी किसी क्रांतिकारी से हो, अंग्रेज साहबों के आदेश का पालन करने वाले फरमाबरदार से न हो। इस इच्छा का सम्मान करते हुए पति ने कभी खिलाफत भी नहीं की और एक क्रांतिकारी से उनका विवाह भी कर दिया। हालांकि लेखिका की माता की शादी पढ़े लिखे होनहार युवक से हुई थी। उन्हें आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण ICS की परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विसेज, उस समय की सबसे बड़ी परीक्षा थी, उसे बैठने से रोक दिया गया था। इनके पिताजी के पास पुश्तैनी धन नहीं था। इस तरह लेखिका की जो माता थी मजबूर होकर अपनी माँ और गांधी जी के ख्यालों को अपनाई। शरीर से इतनी दुबली थी कि उनके लिए खादी की साड़ी संभालना दूभर होता था। उनकी सास उनकी दुर्बलता पर मजाक किया करती थी। कुल मिलाकर के लेखिका की माँ का अपने ससुराल पर पूरा रोब था। पहला तो ये कि ससुराल वाले अन्य भारतीयों की तरह अंग्रेजों से प्रभावित थे, अंग्रेज अफसर की बेटी थी। दूसरा ये कि जो लेखिका की माँ थी वह सुंदर थी, नाजुक थी, ईमानदार, निष्पक्ष और गैर दुनियादारी से ओतप्रोत थी। गैर दुनियादारी मतलब फालतू बातों से उन्हें कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए कोई उन्हें घर के सामान्य काम काज भी करने को नहीं कहता था। उनकी सलाह तो भर ली जाती थी, जिसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया जाता था। पत्थर की लकीर की तरह का अर्थ है कि जो कह दिया उन्होंने उसे निभाना ही है। इफ़, बट, अगर, मगर, लेकिन, उसमें कुछ नहीं था। माँ का जो इनके व्यवहार था बहुत ही अनोखा था। इनकी माँ के मन में आज़ादी का जुनून था, बच्चों का पालन पोषण नहीं किया, घर बार संभाला नहीं, खाना पीना पकाया, इन कामों में उनकी रुचि ही नहीं थी। एक और कारण था, बीमार रहा करती थी, इसलिए उनका अधिकांशतः समय किताबें पढ़ने, संगीत सुनने, साहित्य चर्चा करने में ही व्यतीत हो जाता था। घर के हिसाब से कुछ भी काम करने पर कोई उनका नाम नहीं रखता था। सभी उनके प्रति श्रद्धा रखते थे। इसके 3 कारण थे: साहबी खानदान का होना, कभी झूठ न बोलना, चुगली न करना। इन कारणों से घर वाले बाहर वाले सभी उनका सम्मान करते थे। वे अपने बच्चों की दोस्त थीं। हाँ, माता की कमी को पिताजी पूरा किया करते थे। लेखिका के घर में सभी को अपनी प्राइवेसी बनाए रखने की छूट थी। किसी की चिट्ठी पत्री आती थी तो कोई उसमें पूछता नहीं था क्या लिखा है और क्या लिखना है। जो लेखिका की एक परदादी भी थीं, जो लीक से हट कर चलने वाली औरत थीं। इनकी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी, प्रार्थना की, ईश्वर से विनती की
कि उनकी पतोहू को जो पहला बच्चा है, लड़का न होकर लड़की हो। उन्होंने इस मन्नत की भरे समाज में घोषणा भी कर दी। हर रोज़ मंदिर में जाकर मन्नत दोहराया करती थी। इसका कोई कारण किसी को समझ में नहीं आया। उन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन आज तक यह मन्नत रहस्य बनी हुई है। परदादी के बारे में प्रसिद्ध था, भगवान उनकी जरूर सुनते हैं। सो यही हुआ, घर में पहला ससुर लड़की ही हुई। भगवान इस अद्भुत इच्छा से इतने घबरा गए थे कि एक के बाद एक 5 कन्याएं इनके घर में जन्म गई। इसके बाद चोर वाली घटना घटती है। फिर लेखिका के ऊपर अपने पूर्वजों का प्रभाव पड़ता है। लेखिका अपने भाई बहनों के बारे में बताती हैं कि हमारे भाई बहन इस तरह के हैं, और अपने भाई बहनों के स्वभाव के बारे में बताती हैं। स्वभाव के बारे में बताते हुए वो आगे क्या कहती हैं, आइए पाठ के इस हिस्से में पढ़ने का जानने की कोशिश करते हैं। हम 4 लिखते हैं और तमाम ख़ानदान हमें पढ़ता है, क्योंकि चारों पाँचों 6 भाई बहनों में 5 बहनें 1 भाई, उसे 4 लिखते हैं और पूरे ख़ानदान वाले इन्हें पढ़ते हैं। इनके ससुराल में इन्हें कोई नहीं पढ़ता। घर की मुर्गी दाल बराबर। घर के लोगों का महत्व तो घर के लोगों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, इस तथ्य को, इस वास्तविकता को हजम करने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। फिर उसके फ़ायदे भी नज़र आने लगे कि कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से 2-4 नहीं होना पड़ता है। घर वाले पढ़ते तो 4 उसमें गलतियाँ निकालते, इससे अच्छा है घर वाले उसे नहीं पढ़ते थे। तो इसके फ़ायदे भी थे। हर काम के एक फ़ायदे और नुकसान दोनों होते हैं। यदि कुछ नुकसान हो रहा है तो कुछ फ़ायदा भी होता है, और शायद अगर ऐसा न होता तो कठिन होता है कि हम अच्छे कामों और कम अच्छे कामों के बीच में वर्गीकरण कर पाए। खैर, मैं अपनी नहीं उन और देवियों की बात कहना चाहती हूँ तो परदादी की मन्नत के नतीजे में धरती पे आई और लेखक नहीं बनी। ठीक है, परदादी ने मन्नत की, प्रार्थना की, ईश्वर से विनती की और धरती पर पैदा हो गई बहनें, लेकिन लेखिका नहीं बनी। जो बनी उन्हें सांस लेने की ज़रूरत कुछ ज़्यादा हो। क्या बनी समझ में आता है। मेरे पिताजी ने एक बार मंजू से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की ज़रूरत ही ज़्यादा है। तो मिला करके जो बहनें लेखिका नहीं बनी, उन्हें घुटन होती थी लिखने में, इसलिए वे सोचती थी कि ये लेखन वेखन उनके बस का नहीं है। ठीक है, पर यहाँ तो गैर लेखिका बहनें जो थी सवा शेर थी, मतलब जिद्दी थी, दबंग थी। चौथे नंबर वाली जो बहन थी रेणु का आलम यह था, गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उससे छोटी बहन अचला को बस अड्डे में लेने जाती तो रेणु उसमें बैठने से इनकार कर देती। ये जिद कहें या फिर शरारत कहें। उसका कहना था कि यूँ थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठ कर तय करना अच्छी बात नहीं है, ये सामंतशाही है, ये राजसी ठाट बाट है। मैं ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं करूँगी। जो शायद राजसी ठाट बाट का विरोध करने वाली भी थी लड़की वो, पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़का भी था। पिता का बहुत प्यार पाती थी, इसलिए कुछ इसका भी असर था। रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिग करने की लाचारी का भी यह रिजल्ट था। जल्दी से रसोइयों को खाना खिलाती थी, कहती तुम यहाँ से चले जाओ। फारिग करना मतलब अलग करना, दूर करना, छुट्टी करना, मुक्त करना है, समझ लीजिए। मुक्त करने का अर्थ है फारिग करना। ठीक है, आगे कहती हैं कि कहाँ गया भाई, हाँ, माँ तो सब चीज़ों से उदासीन रहती थी। माँ इनकी जो थी वो इनको किसी काम से खाना पीना से मतलब था नहीं। उदासीन होना मतलब विमुख होना, अलग होना, परे रहना, और शायद उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। पिताजी काफ़ी कुढ़ते भूनते रहते थे। कुढ़ते भूनते रहना, मन ही मन परेशान रहना। ठीक है, और जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली जा रही है और रेणु पीछे पीछे पैदल आ रही है, पसीने में तरबतर होना, पसीने से भीग जाना, तरबतर होना, खरामा का अर्थ है धीरे धीरे। बचपन में एक बार चुनौती दिए जाने पर उसने
जनरल थिमैया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था। वाह, ये जिद होती है जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। पड़ोस में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। रुतबा मतलब होता है प्रसिद्धि, काफ़ी बढ़ गया था, महत्व, सम्मान, दर्जा कहते हैं, रुतबा में दर्जा कह सकते हैं, बढ़ गया था। गाड़ी में बैठने के साथ साथ उसे इम्तिहान देने की बारी आई, इम्तिहान परीक्षा देने की बारी आई। तो स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो अड़ गई। क्या अड़ गई, क्यों अड़ गई? पहले मुझे समझाओ कि बीए करना क्यों ज़रूरी है। तर्क अजीबोगरीब था। तब मैं इम्तिहान दूंगी, तब मैं परीक्षा दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फ़ायदा है तो मैं दूंगी, वरना नहीं दूंगी। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो, पिताजी ने कहा नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन उसे विश्वास शायद नहीं हो पा रहा था। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा। रेणु को घर वालों के द्वारा दिया गया जो तर्क था वह समझ में नहीं आया, अच्छा नहीं लगा, विश्वसनीय नहीं लगा। जो ऐसा तर्क नहीं था इस पर विश्वास किया जा सके, न रेणु को न खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी कुतर्क का सहारा लिया। किसने? बहनों ने, जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कौन सा कुतर्क? कहा बीए करो तो फिर मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर लिया सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक नंबर लाकर। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे है। सत्यभाषी वह रेणु थी और शायद इनकी मम्मी जितना सत्य बोलती थी उनसे भी 2 कदम आगे ही थी। ठीक है, आगे कहते हैं गनीमत यही थी कि आधा समय उनके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। कोई अगर उसे परफ्यूम देता है तो कहती थी मैं नहाती हूँ, मुझे इत्र की कोई ज़रूरत नहीं चाहिए। 3rd नंबर की बहन चित्रा थी। वह कॉलेज तो पढ़ने जाती थी लेकिन वह खुद पढ़ने ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी। जो टीचिंग में बहुत हॉबी रखती थी और टीचिंग का शौक़ था, खुद पढ़ना कम पढ़ती थी, औरों को पढ़ाती ज़्यादा थी, ऐसा उसका शौक़ था। और जब परीक्षा होती थी उसे कम अंक आते थे और उसके जो शागिर्द होते थे, जो उसके चेले होते थे, उसके ज़्यादा अंक आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का नंबर आया चित्रा की, तो एक लड़का नज़र में था, उसे पसंद करके ऐलान कर दिया गया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ़ नहीं था। वाकिफ़ मतलब परिचित थे। किसके निर्णय से? चित्रा के निर्णय से। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई। ये देखिए, ये दबंग गई। चित्रा ने लड़के को पसंद किया, लड़के को पता ही नहीं था कि वो पसंद कर लिया गया है, और उसने कहा कि शादी करेगी उसी लड़के से करेगी, और उस लड़के को शादी करनी पड़ी। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। ये दृढ़ संकल्प, ये अडिग रहना, ये जिद्दीपना, जो भी कहें हम कह सकते हैं। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं बेचारे ने। मजबूरी में उसने हथियार डाल देना, आत्मसमर्पण कर देना। हथियार डालना, आत्मसमर्पण कर देना, और समर्पण कर दिया और बेचारा शादी कर लिया, मान गया। और छोटी बहन, सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही, और कम खिसकी मतलब कम विद्रोही मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मान करके, और पहले अर्थशास्त्र से पढ़ाई की, फिर पत्रकार बनने की सोची, ढंग से पढ़ाई की और पास भी हुई। पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर आगे लीक पर नहीं चल पाई। लीक पर चलना, परंपराओं का पालन करना नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचा नहीं, घर बार गृहस्थी में नहीं लग पाई। मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही 30 वर्ष लिखने का रोग लगा लिया। उसमें वह भी लेखिका बन गई। कौन? छोटी वाली। इसका नाम क्या था? अचला। एक बात हम में से एक सी रही, सभी बहनों में एक ही समानता रही
कि घर को परंपरागत तरीके से हमने भले ही न चलाया हो, लेकिन उसे तोड़ा भी नहीं। घर के पारंपरिक कामों में, घर गृहस्थी के कामों में भले ही हमने रुचि नहीं ली माँ की तरह, लेकिन हमने घर की परंपराओं को तोड़ा भी नहीं। हमने घर के आदर्शों को, घर की संस्कृति को, लाज लज्जा को, मर्यादा को पूरे हद तक निभाने की पूरी हमने कोशिश की। शादी एक बार की, उसे कायम रखा। मतलब बहु विवाह का प्रचलन उसमें भी था। शादी को हमने तोड़ा नहीं, जिससे भी शादी हो गई उसे बदस्तूर कायम रखा, निभाए रखा। चाहे तलाक के कगार पर खड़ी ही क्यों न हो, चाहे भले ही पति से अनबन के कारण तलाक की नौबत आ गई हो, लेकिन हमने रिश्ते को तोड़ा नहीं, वो शादी डूबी नहीं। शायद इसलिए, जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई मतलब सिद्ध नहीं होता है। मर्द को बदल लिया जाए, किसी और से शादी कर लिया जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो सारे मर्द तो एक जैसे ही होते हैं, सारे पुरुष, सारी स्त्रियाँ एक जैसी ही होती हैं। घर के भीतर रहते हुए भी आदमी अपनी मर्जी से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है, ये सत्य है। आप अपने घर में रहें, फिर भी अपनी मर्जी से रह सकते हैं, अपनी इच्छा से रह सकते हैं। यह असंभव नहीं है, असंभव है। आगे कहती हैं, शादी के बाद मैं बिहार के छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों न हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। दड़बा मतलब समूह। सिनेमा हॉल में लेडीज़ के लिए अलग ग्रुप होता है और जेंट्स के लिए अलग ग्रुप होता है, अच्छा भी होता है। तो ये बिहार में, यूपी में हर जगह है, तो पूर्वांचल में भी दिखाई पड़ता है। तो पिक्चर देखने के लिए जाकर अलग दड़बों में बैठते थे। लेखिका दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। अभिनय करना, एक्टिंग करना तो शौकीन थी। इनके चलन से हार नहीं मानी, पति के चलन से बल्कि व्यवहार से इन्होंने हार नहीं मानी। साल भर के भीतर शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अपने पति को उन्होंने राज़ी कर लिया और उनकी इच्छा को मना लिया कि वे मान जाएं कि हाँ, इन्हें गैर मर्दों के साथ नाटक करने की अनुमति दे दें। सो इनके पति ने इन्हें दे दी। 4 साल तक कई नाटक में भाग लिए। लेखिका ने अकाल राहत कोष के लिए, जो इमरजेंसी फंड होता है जिसमें कि अकाल आपदा राहत कोष, विपत्ति जब आती है तो वह पैसा खर्च किया जाता है, उसके लिए काफ़ी पैसा इन लोगों ने इकट्ठा किया। किसने? लेखिका ने। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के छोटे कस्बे में पहुँच गई, जो बागलकोट के नाम से जाना जाता है। तब तक लेखिका को 2 बच्चे हो चुके थे, जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की, प्रार्थना की। उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा कि चूँकि उस प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, ईसाई कम थे, लेकिन इसलिए वे वहाँ स्कूल खोलने में समर्थ थे। मैंने गैर ईसाई बच्चों को शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। इसरार मतलब आग्रह, विनती, प्रार्थना जारी रखा। तब उन्होंने कहा, क्रिश्चियन मिशन ने कहा, क्रिश्चियन बिशप ने कहा, फादर ने कहा कि हम कोशिश करते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं, विश्वास दिलाएं कि जो हम स्कूल खोलेंगे वो आगामी 100 वर्षों तक चलेगा। 100 वर्ष तक उसकी कम से कम अवधि होगी। लेखिका को गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़िए, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी के जीवन के बारे में हम यकीन नहीं दिला सकते कि वह 100 साल जिएगा। आप स्कूल की बात कैसे ऐसे कह रहे हैं? वे भी गुस्सा खा गए, फादर भी नाराज़ हो गए। बोले, ईश्वर का लाख शुक्र है कि बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, हमारी नहीं है। वाह, क्या बात। तो राहत को समझ गया आपने। राहत दिलवाने के लिए इकट्ठा किया गया धन और अकाल, सूखा पड़ना, चलन मन व्यवहार, बिशप पादरी कहते हैं, दरख्वास्त करना, प्रार्थना करना, समर्थ न कर पाना, शक्ति न होना,
इसरार मतलब आग्रह, बशर्ते इस शर्त के साथ, ठीक है। तो मेरी बात कड़वी थी पर 100% सच थी। किसी की जो झल्लाहट, अगर हम झल्लाएंगे तो भी झल्ला जाएगा। बिशप झल्लाता है तो उसकी मजबूरी, व्यवस्था या जो कहें वह उसने अच्छा भी सोचा था कि हाँ सही भी बोला। 100% सच है, मतलब फादर की बात गलत नहीं थी कि मजबूरी मेरी थी, उनकी क्यों। सच के आगे से झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। लेखिका ने सिर झुका लिया, उसे स्वीकार कर लिया। बचपन का स्वभाव था इनका ऐसा करने का, इसलिए तय किया इन्होंने खुद ही अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलेंगी। कर्नाटक सरकार से मान्यता भी ले लेंगी। वहाँ के अनेक मेहनती और लीग से हटने वाले लोगों की मदद से यह संकल्प पूरा कर लिया इन्होंने। किसके, मतलब लीग से हट कर चलने वाले, परंपरा से हटे विद्रोही लोग। इनके बच्चे, अन्य अफसरों के बच्चे उस स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में, ठीक है, ख्यात स्कूलों में क्या किया, दाखिला ले लिया। ख्यात मतलब प्रसिद्ध, ख्यात मतलब प्रसिद्ध स्कूलों में दाखिला भी पा गए। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे ज़्यादा उसने मंच पर पाया मेरे लेखन में। जिद्द ने सबसे अधिक जो स्थान इनके जीवन में पाया, हठ ने जो इनके जीवन में सबसे ज़्यादा जगह पाया, वो इनके लेखन में पाया। जो शुरू से अब तक परंपरा से खिसका, परंपरा से विद्रोह करने वाला लेखन था, अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के बराबरी नहीं कर सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई थी। दिल्ली की खासियत यह रहती है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहाँ के नालों में बाढ़ आ जाती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है, तमाम यातायात ठप हो जाता है। इस कयामती बारिश के, कयामती बारिश मतलब जो ईश्वर के इच्छा से बारिश होती है, भीषण विनाशकारी। कयामत मतलब विनाश, भयंकर बारिश से के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से लेकर के फाइलें पानी में तैरने लगी थी। पहला तल्ला, पहली मंजिल। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई थी। वाह, रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊँगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता स्कूल बंद होगा। इस सवाल का माकूल का मतलब होता है क्या, बताइए। मन ही मन सोचिए क्या उत्तर हो सकता है। उचित, ठीक है, माकूल जवाब देना, उचित जवाब देना। तो माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, अच्छा जवाब देना। हमारे यहाँ फ़ोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश से चलते सब फ़ोन वो सब बंद हो गए थे। रेणु अकेली थी, पैदल स्कूल चलती। गनीमत यह रही, राहत की बात यह थी कि बारिश बरस लेने के बाद एक मुश्त, मतलब एक साथ बरस लेने के बाद एक ही बार में, एक मुश्त एक ही बार में बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था, बरस नहीं रहा था। रेणु 2 मील चलकर पैदल स्कूल पहुंची। जैसा कि हमने कहा था वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु कोई मलाल नहीं था। मलाल मतलब पछतावा, प्रायश्चित। वो वापस 2 मील चलकर घर भी पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है, और मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। वाह, क्या कहा रेणु ने कि घर ने पहले ही कहा था कि स्कूल बंद है, फिर क्यों गई। रेणु ने क्या जवाब दिया, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। मेरी इच्छा, मैं गई और मैं अपने साथ में वापस चली गई। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा। रोमांच में रोए खड़े हो जाना। उस दिन जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचाट, बिल्कुल सूने, अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते जाना। धुन मतलब लगन। सच है अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है। अकेलेपन की ज़िंदगी, अकेलेपन में जीवन बिताने का, अकेलेपन में अपने समय को बिताने का एक आनंद भी अलग होता है। शायद रेणु ने इसीलिए ऐसा किया होगा। तो रेणु की तरह जिद्दी हमारे घर में कोई नहीं था। जिद्दी मैं भी थी, लेकिन शायद मुझसे भी अधिक जिद्दी रेणु ही थी। इसलिए अंतिम सेंटेंस, सच है अकेलेपन का मज़ा ही कुछ और है,
यही हमें बताता है कि हम कभी भी यदि अकेले एकांत में बैठ करके अपने जीवन के बारे में सोचें, अपने जीवन को बिताने के बारे में सोचें और अपने मंजिल की ओर बढ़ने की सोचें, तो शायद हमें कोई न कोई रास्ता ज़रूर मिल जाता है। इसलिए हम सभी कुछ समय अपने लिए अकेले में बैठ करके ज़रूर निकालना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या करें या क्या ना करें, या अपने किए हुए का आत्ममूल्यांकन करना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो उचित है या नहीं। आज के लिए इतना ही। प्रश्नोत्तर के साथ कल फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।